Yes, good afternoon, students. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. तो हम पढ़ रहे थे फ्रीडम। हर बच्चा, हर किसी को फ्रीडम की जरूरत है ना। हमें ऐसे फ्री कर दिया जाए, हमें ऐसे फ्री कर दिया जाए, है हम कुछ भी कपड़े पहने, हम किसी से भी बात करें, हम कहीं भी जाएं, फ्रीडम। हमने पढ़ा था व्हाट इज फ्रीडम। फ्रीडम में बताया था कि भाई कोई भी एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट ना हो, वही फ्रीडम है, जिसमें हम कोई भी इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। दैट इज फ्रीडम। फिर सोर्सेज ऑफ कांस्टेंट कहाँ से आते हैं? बाय फोर्स, लॉ के थ्रू, किसी कहीं से भी आ सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब हमें कांस्टेंट की क्यों जरूरत है? फ्री छोड़ दो ना, जानवरों की तरह। तो इसमें ये भी बता दिया था कि क्यों जरूरत है हमें, है ना, कांस्टेंट की। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, ये हार्म प्रिंसिपल क्या था? एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म। जो क्लासिक लिबरलिज्म है, उसके जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने अपनी बुक में हार्म प्रिंसिपल ऑन लिबर्टी में ये डिस्क्राइब किया है कि वास्तव में फ्रीडम में जो, पहले तो लिबरलिज्म में समझा देती हूँ आपको। ये भी बेसिकली लिबर्टी से ही मतलब रहता है इसका भी, है ना। एक तो लिबरलिज्म था क्लासिक लिबरलिज्म। जो थिंकर्स थे ना, जो पुराने थिंकर्स थे, एंशियंट जो थिंकर्स थे, वो मानते थे कि पूरी तरीके से फ्री छोड़ दिया जाए, जिसमें स्टेट का कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ठीक है। एक था मॉडर्न लिबरलिज्म। लिबर्टी से ही है लिबरलिज्म, यहाँ पे लिबर्टी से ही है। ये इस बुक में नहीं है, पर मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए बता देती हूँ, शायद कॉलेज में आपको ये सब पढ़ना पड़े। एक तो है क्लासिकल, एक है मॉडर्न। ठीक है। जो क्लासिकल थिंकर्स थे, वो ये मानते थे कि भाई हर इंडिविजुअल को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए, और स्टेट उस पे, स्टेट का मतलब है कोई रूल्स, कोई लॉ ऐसे नहीं बनाए जाए जिससे कि इनकी लिबर्टी को कोई हानि हो। ठीक है। ये तो क्लासिकल थे कि भाई स्टेट कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कम से कम लॉ बनाए। ये तो क्लासिकल था। अब मॉडर्न वालों ने क्या किया? जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, सिचुएशंस चेंज हो गई, मॉडर्न वाले कहने लगे कि भाई फ्रीडम ठीक है अपनी जगह है, लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जरूरी है। फ्रीडम पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जरूरी है, जो इम्पोज होने चाहिए बाय लॉ, बाय द स्टेट। स्टेट के द्वारा। ये तो कहता है कि स्टेट के द्वारा कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत कम से कम स्टेट इंटरफेयर करे किसी की भी इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ में। ये मॉडर्न मानते थे कि भाई जहां जरूरी है वहां पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत मतलब होने चाहिए। तो ये बेसिकली जो लिबरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट था, जेएस मिल जो थे इसी क्लासिकल लिबरलिज्म के ही थे। ठीक है। अब उन्होंने एक अपनी बुक ऑन लिबर्टी में हार्म प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है। ये जेएस मिल आगे आ ही रहा है। ये जो हार्म प्रिंसिपल है, ये जेएस मिल के द्वारा प्रोपाउंडेड था। ठीक है। जेएस मिल ने अपनी लिबर्टी में बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको अपन पढ़ लेंगे डिटेल में। टू आंसर दीज क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस? लिबर्टी पे। satisfactorily we have to address the issue of the limits, competence and consequences of the imposition. अब इन आंसर को, लिबर्टी जैसे क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्ट्री आंसर के लिए हमें एड्रेस करना पड़ेगा उन इश्यूज को, उन लिबर्टी के लिमिट्स को, कॉम्पिटेंस को, कॉन्सिक्वेंसेस को, जो कि इम्पोज किए जाते हैं, है ना, जो लागू किए जाते हैं, इंप्लीमेंट किए जाते हैं। वी ऑल्सो हैव टू एंगेज विद अनदर इशू दैट जॉन स्टुअर्ट मिल स्टेटेड टू इलेक्वेंटली इन हिज एसे ऑन लिबर्टी। ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी कौन सी बुक में इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है हार्म प्रिंसिपल को, तो वो है ऑन लिबर्टी, है ना। ये नाम याद रखना, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने अपनी बुक फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्लुएंटली स्पीकिंग इसको बोल सकते हैं,
स्पीकिंग। अपनी बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है। ये शुभो टाइम पे आया करो, ठीक है। इन द डिस्कशन इन पॉलिटिकल थ्योरी इट इज कॉल्ड द हार्म प्रिंसिपल। ये जो डिस्कशन है ऑन लिबर्टी में इन्होंने जो भी डिस्क्राइब किया हुआ है उसको नाम दिया है हार्म प्रिंसिपल, ठीक है। अब उन्होंने अपनी इसी का कोटेशंस दे रखी हैं जो लिबर्टी में उन्होंने कोट किया हुआ है। अदिति, फर्स्ट टाइम आई हो क्लास में? अदिति? नो मैम। अच्छा, आप थोड़ा सा लेट हो गए, टाइम पे आ जाया करो, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो इनकी जो कोटेशन थी इसको डिस्क्राइब बाद में किया हुआ है, पहले एक बार देख लेते हैं। द सोल एंड फॉर विच मैनकाइंड आर वारंटेड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली in interfering with the liberty of action of any of their number is self-protection, that the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others. Basically जो ये इन्होंने जो कोट लिखा है उसमें ये है कि भाई सेल्फ, आप कोई भी सेल्फ रिगार्डिंग अगर कोई भी आपके एक्शंस हैं, कोई भी डीड्स हैं, तो आपका उसको रिजल्ट आप किसको भुगतने पड़ेंगे? आपको ही। तो उसमें इंडिविजुअल को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा एक्शन करते हो या कोई ऐसा काम करते हो जिससे कि दूसरे को हानि हो रही है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो वो थोड़े से वहां पे रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। आप अपनी लिबर्टी को खूब एंजॉय करो इंडिविजुअली, पर दूसरे को जबरदस्ती नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वहां पे क्या होने चाहिए? कॉन्स्टेंट होने चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। इन्होंने क्लियर किया हुआ है इसमें। मिल इंट्रोड्यूसेस हियर एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस दिए हुए हैं इसमें। इन्होंने डिस्टिंग्विश किया हुआ है, डिफरेंस किया हुआ है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, ठीक है। ये दो चीजों में बांटा है, एक तो अदर रिगार्डिंग एक्शन, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या होता है? Those actions that have consequences only for the individual actor and nobody else. And other regarding, ये बाद में पढ़ाऊंगी। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन समझ लो क्या होते हैं? ऐसे एक्शंस, ऐसे डीड्स जिसके कॉन्सिक्वेंसेस केवल इंडिविजुअल को ही बेयर करने पड़ते हैं, है ना, कोई किसी और को नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, अगर आप ड्रग्स ले रहे हो, ठीक है, ड्रग्स ले रहे हो, किसका नुकसान हो रहा है? आपका। तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही झेलने पड़ेंगे। अब ड्रग्स आप किसी और को जबरदस्ती दे रहे हो तो यानी उसको तो हार्म कर रहे हो ना। आपको खुद को तो पता ही है कि मौत के मुंह में जा रहा हूँ, कुएं में कूद रहा हूँ, तो उसको बेचारे को क्यों कूदवा रहे हो? वहां रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, ठीक है। सिगरेट पीना आपकी हॉबी है, ठीक है, सिगरेट पियो, नुकसान किसका है? आपका। वहां पे आपको पी सकते हो, लेकिन उस धुएं से अगर किसी और को प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे थोड़े से कॉन्स्टेंट जरूरी है, समझ गए। तो सेल्फ रिगार्डिंग का मतलब है कुछ भी आप इंडिविजुअली कुछ करते हो और उसके रिजल्ट्स अगर आप झेलने को तैयार हो तो वहां पे किसी भी रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है अदर रिगार्डिंग एक्शन, है ना, जिसमें दूसरे इन्वॉल्व रहते हैं। आपके एक्शंस की वजह से दूसरों को हार्म होता है, दूसरों को नुकसान होता है। Those action that also have consequences for others, ऐसे एक्शन, ऐसे डीड्स आपके, ऐसे काम जिससे कि दूसरों को रिजल्ट भुगतना पड़े, तो उसमें कुछ कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो he argues that with respect to action or choices that affect only oneself, self regarding, ऐसे वो आर्ग्यू करता है कि ऐसे मतलब एक्शन और चॉइसेस जिसका अफेक्ट केवल खुद पे पड़ता है, इंडिविजुअल पे पड़ता है, वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस होते हैं, है ना, किसी और को फर्क नहीं पड़ता। द स्टेट और हैज नो बिजनेस टू इंटरफेयर। अब इसमें लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपका नुकसान हो रहा है तो जबरदस्ती का लॉ मत बनाओ, ठीक है। इसमें है एनी अदर एक्सटर्नल, क्लासिकल लिबरलिज्म थे, ये मानते ही थे कि भाई सरकार ज्यादा लॉ के चक्कर में ना पड़े, इंडिविजुअल को फ्रीडम, फ्रीडम एक बहुत बड़ा स्लोगन, झंडा लेके चल रहे थे कि फ्रीडम मतलब फ्रीडम,
तो कहते थे कि अगर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन से खुद को ही नुकसान हो रहा है तो फिर किसी कोई लॉ की जरूरत नहीं है, किसी कानून की जरूरत नहीं है, किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। ये हैज नो बिजनेस टू इंटरफेयर, किसी को भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं ड्रग लेती हूँ तो लूंगी, है ना, मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही हूँ तो पहुंचा रही हूँ, लेकिन मेरी वजह से दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए, वो अदर रिगार्डिंग है। और पुट इन ए सिंपल लैंग्वेज इट वुड बी, इस सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं दैट इज माई बिजनेस। तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बोले तो मेरी लिबर्टी है, मैं अपना काम कर रहा हूँ तो अपना काम कर। आई विल डू व्हाट आई लाइक और हाउ डज इट कंसर्न यू, मैं जो चाहूं मैं करूं, तुझे क्या कंसर्न है, तुझे मुझसे क्या मतलब है, मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, कुएं में कूद रहा हूँ, तुझे क्या मतलब है। पर इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो अदर रिगार्डिंग एक्शन मतलब दूसरों पे क्या फर्क पड़ेगा, आपके दोस्तों पे शायद ना फर्क पड़े, लेकिन आपके हो सकता है आपके फैमिली पे फर्क पड़ जाए, ठीक है। ये अपन इमोशनली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हो इसका फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर आप ड्रग्स में जा रहे हो, आप ड्रग्स ले रहे हो, तो हो सकता है किसी और को हार्म ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फैमिली मेंबर्स पे तो फर्क पड़ेगा ही ना, तो वो भी गलत है। पर खैर, इन्होंने अपना ये कहा था कि भाई इंडिविजुअल को फ्री छोड़ दो, जो कुछ भी कर रहा है अगर उसको रिजल्ट भुगतने के लिए वो खुद तैयार है तो उसमें लॉ इंटरफेयर ना करे, कानून अपना अड़ंगा ना लगाए। If it does not affect you in contrast with respect to action that have consequences for other, अगर मेरे करने से आप पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा तो किसी कॉन्स्टेंट की जरूरत नहीं, किसी रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं है। इसी कॉन्ट्रेस्ट में दूसरी तरफ अगर हमारे एक्शन से दूसरों को फर्क पड़ रहा है, दूसरे पे इम्पैक्ट आ रहा है, अफेक्ट आ रहा है, तो एक्शन विच मे कॉज हार्म टू देम, जिससे कि दूसरों का नुकसान हो सकता है, हमारे कारण दूसरों का नुकसान हो सकता है, देयर इज सम केस फॉर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, तब ऐसा केस है कि उसमें थोड़ा सा एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की जरूरत है। आफ्टर ऑल इफ योर एक्शन कॉज मी हार्म then surely I must be safe from such harm by external authority। अगर आप अपने एक्शन से किसी को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक्सटर्नल अथॉरिटी के द्वारा वो आप सेव होने चाहिए, आपको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, आपके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये क्लियर हो गया। हार्म प्रिंसिपल में बेसिकली ये 2 फैक्टर्स ही हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। Yes, ma'am. आगे बढ़े। Yes, ma'am. In this case, is it the state which can constrain a person from acting in a way that cause harm to someone else? ऐसे केस में जहां पे दूसरों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, दूसरे अफेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे केस में जो एक्सटर्नल अथॉरिटी है वो कांस्टेंट लगा सकती है, लिमिटेड कांस्टेंट, वो भी रीजनेबल कांस्टेंट लगा सकती है अदर रिगार्डिंग एक्शन में। However, as freedom is at the core of human society, freedom क्या है, बहुत ह्यूमन सोसाइटी में देखा जाए तो फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्रूशियल फॉर ए डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ के लिए फ्रीडम एक असेंशियल है, बहुत जरूरी है। इट शुड ओनली बी कॉन्स्टेंट इन स्पेशल सरकम, अब इस पे अगर कॉन्स्टेंट लगाते हो आप, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही लगाओ, नहीं तो उनको फ्रीडम का मतलब क्या है कि फ्री छोड़ दो, फ्रीडम उनको देखने दो। द हार्म कॉज मस्ट बी सीरियस, अगर कुछ हार्म ऐसे होते हैं, नुकसान पहुंचाना वो सीरियस है, और माइनर हार्म मिल रिकमेंडेड ओनली सोशल। अब वो कहता है कि जैसे सीरियस अगर हार्म है वहां पे रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, अगर माइनर हार्म है तो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। वहां पे देखो ये एक बार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ऊपर तो वो कहता है कि भाई दूसरों को नुकसान, यहाँ पे कह रहा है कि अगर माइनर हार्म है, किसी को थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है, देख मैंने लाउड म्यूजिक की बताया था आपको कि लाउड म्यूजिक सुनना है ना, लाउड म्यूजिक सुनना, तेज तेज छतों पे गाना लगाना, आप कह दोगे कि मेरी चॉइस है, मैं गाना सुन रहा हूँ, अरे दूसरों का सरदर्द तो हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एक माइनर हार्म हो गया, इससे आपकी डेथ तो होनी जाएगी लाउड म्यूजिक से, है ना, आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। फिर ऐसे माइनर हार्म में क्या है, सोशल डिसअप्रूवल होना चाहिए, सोशली आप एक दूसरे से अंडरस्टैंड करके कि भाई ये ठीक नहीं है, तमीज वाली बातें नहीं है कि आपका म्यूजिक मैं क्यों सुनूं, ठीक है। एक तो ये हो गया सोशल डिसअप्रूव, आपस में मिलजुल के कर लो, इसमें आप पुलिस को बुलाओ,
पड़ोसी लाउड म्यूजिक सुन रहा है और पुलिस को बुलाया जा रहा है, पुलिस आके, तो पुलिस इस छोटी छोटी चीजों को लेके कहाँ तक कानून बनाएगी और कहाँ तक कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी। तो उसने कहा कि अगर हार्म माइनर है तो उसको सोशली डिसअप्रूव किया जाए, अगर सीरियस हार्म है तो उसमें लॉ बनाया जाए, रिस्ट्रिक्शंस दिए जाए। आप किसी को मार ही रहे हो, थप्पड़ी मार रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो, है ना, गाड़ी चला रहे हो, रैश ड्राइविंग कर रहे हो, अगर आपको खुद को चोट लगी है तो कोई बात नहीं, किसका नुकसान है, आपका खुद का नुकसान है। अगर उसी गाड़ी से आप किसी को हिट कर देते हो तो नुकसान किसका हो गया, दूसरे का। तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। रैश ड्राइविंग, आपकी रैश ड्राइविंग आपके लिए अगर खतरनाक है तो ये तो रिजल्ट आप खुद भुगतो, लेकिन उसी रैश ड्राइविंग से अगर आप किसी को हिट कर रहे हो, किसी की जान ले रहे हो, तो ये क्या है, ये हार्म कॉज है, एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है ना, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। तो ये माइनर हार्म और ये समझ में आ गया, मेजर, यस मैम। है ना। हार्म कॉस्ट मस्ट बी सीरियस, अगर हार्म कॉस्ट सीरियस हो तो रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, माइनर हार्म हो तो सोशल डिसअप्रूवल से उसको सॉल्व किया जा सकता है। एग्जाम्पल वही है मैंने जो बताया था, प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग शुड ब्रिंग ओनली सोशल डिसअप्रूवल फ्रॉम द अदर रेजिडेंट ऑफ द बिल्डिंग। अगर आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हो, आप लाउड म्यूजिक चला रहे हो, तो दूसरे जो रेजिडेंट है वो उनको सोशली इसको डिसअप्रूव करना चाहिए, बात करना चाहिए, थोड़ा सा टॉलरेट करके उसको समझाना चाहिए कि देखो म्यूजिक सुनना है अपने कमरे में सुन लो, हमें तुम्हारी म्यूजिक में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। एक तो ये हो गया, सोशली सब मिलके जाएंगे तो वो मानेगा भी इस चीज को, ठीक है। दे शुड नॉट इन्वॉल्व द पुलिस, इसमें पुलिस को, अब छोटी छोटी सी बात में ये म्यूजिक चला रहा है तो पुलिस को बुला लो, पुलिस क्या बिल्कुल ही इतनी, क्या बोलते हैं उसको राजस्थानी भाषा में, कुछ और बोलते हैं, निठल्ली क्या बोलते हैं, वैली, ऐसे वैली है कि उठा के ले में ये म्यूजिक तेज चला रहा है, इसने बटन दबा दो पुलिस आएगी, ठीक है। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में, ऐसी सिचुएशंस में लॉ की जरूरत नहीं है, इसमें आपस में थोड़ा सा टॉलरेट करो, या तो नहीं टॉलरेट कर सकते तो सोशली इसको डिसअप्रूव कर दो। They should indicate their disapproval of the inconvenience the playing loud music has caused them by perhaps refusing to greet the person who plays the music, disregarding the harm it is causing others। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, आप अगर आपको इनकन्वीनियंस हो रही है तो आप समझाओगे, है ना, नहीं समझाओगे तो क्या करोगे, आप ग्रीट करना, उसको नमस्ते करना, कि नमस्ते नहीं करो, शर्मा बहुत म्यूजिक बजाता रहता है, सुबह सुबह डिस्टर्ब करता है, नमस्ते। उसको अगर आप अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे तो उसको समझ आ जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी गलती है। अब उसके लिए आप पुलिस को तो नहीं बुला सकते, पड़ोसियों में इतना झगड़ा होता है, तूने मेरी झाड़ू ले ली, तूने मेरा पानी ले लिया, मेरे ये सब चीजें होती है। पुलिस ऐसे आए तो कब तक आए, आप क्या करते हो, आप ग्रीट करना बंद कर देते हो, ठीक है, आप अवॉइड करते हो, बात करना बंद करते हो, बात करना बंद करते हो तो समझ आ जाता है कि हाँ नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इनकन्वीनियंस हो रही है तो पुलिस को तो नहीं बुला लेते ना डायरेक्टली, तो कुछ माइनर हार्म को अपने आप सुलट लो, और जो सीरियस हार्म्स है उसमें लॉ रिस्ट्रिक्शंस जरूरी है। ऐसे तो छोटी छोटी चीजों में अगर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते रहे तो फिर फ्रीडम क्या रह जाएगी, पड़ोसी ने मेरा रुमाल ले लिया, इसने मेरा वो ले लिया, तो इसके लिए पुलिस थोड़े ना बनी है, ये तो आप अपने आप निपटो, उसमें आपको रिस्ट्रिक्शंस की या कॉन्स्टेंट की या लॉ की जरूरत नहीं पड़ती। द हार्म दैट playing loud music causes is that of preventing those in other apartment from talking to sleeping, listening or to own music। मतलब वही मैंने इसको शॉर्ट में समझा दिया था। दिस इज माइनर हार्म एंड शुड ओनली प्रोवोक सोशल डिसअप्रूवल। माइनर हार्म को सोशल डिसअप्रूवल से प्रोवोक किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। इट इज नॉट ए फिट केस फॉर लीगल पनिशमेंट। अब ये लीगल पनिशमेंट की इसमें जरूरत नहीं है। Constraining actions by the force of law should only happen when the other regarding action cause serious harm to definite individual। जो constraining या restrictions actions हैं वो अगर लॉ के द्वारा रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो ये तब होने चाहिए जब सीरियस हार्म, किसी डेफिनेट इंडिविजुअल को सीरियस हार्म हो रहा हो तो रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, कॉन्स्टेंट होने चाहिए।
अदरवाइज सोसाइटी मस्ट बेयर द इनकन्वीनियंस इन द स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा टॉलरेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। तो अदरवाइज हर चीज तो लॉ से सॉल्व नहीं होगी, हर चीज तो पुलिस से सॉल्व नहीं होगी। अब जैसे ये है द इश्यू ऑफ ड्रेस कोड को लिबर्टी से जोड़ते हैं कई लोग, है ना, कि मैं आजाद हूं, मैं जो भी चाहूं पहन सकता हूं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो अपन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इन चाइना ड्यूरिंग माओज रेजिमी ऑल द पीपल हैड टू वेयर माओ सूट्स बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट इट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ इक्वलिटी। अब चाइना में क्या हुआ था, जो माओ रेजिमी थी, सरकार थी माओवादी, कभी सुना होगा आपने, तो उनको जबरदस्ती माओ सूट्स पहनने के लिए फोर्स किया जाता था। और इस फोर्स के पीछे उनका आर्ग्यूमेंट था कि इक्वलिटी का ये एक्सप्रेशन है, कि अगर माओ सूट्स ये वेयर करते हैं इसका मतलब है कि इक्वलिटी, सब इक्वल है, कोई स्पेशल नहीं है। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये आप खुद सोच के बताना। A fatwa was issued against Sania Mirza for her style of dress that was considered by one cleric to be the dress code prescribed for women। अब जैसे सानिया मिर्जा क्या है, मुस्लिम है, मुस्लिम्स में बुर्का शॉर्ट ड्रेसेस आप पहन ही नहीं सकते, ठीक है। आप तो उसमें एक फतवा भी जारी हुआ था सानिया, अरब कंट्रीज में ये फतवा, छोटी छोटी सी बात में, ये मुस्लिम्स हैं बहुत कंजर्वेटिव, थोड़े से बैकवर्ड होते हैं, तो उन्होंने सानिया मिर्जा के कपड़ों पे, उसकी हर स्टाइल ऑफ ड्रेस पे उन्होंने फतवा जारी कर दिया था। एक फतवा तो समझते हो गया, फरमान, फतवा जानते हो, जान से मारने तक का, कि ऐसी ड्रेस पहनी तो ऐसे लोगों को खत्म कर दो। पर जो वो गेम जिस स्पोर्ट्स में है उसमें वो बुर्का पहन के तो खेल नहीं सकती, ठीक है, और ना वो बहुत लॉन्ग सूट पहन के खेल सकती है। तो अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये अगर रिलीजियसली देखो तो ये मतलब मुस्लिम्स जो कस्टम है उनके अगेंस्ट है। अगर वैसे देखा जाए तो ये एज ए स्पोर्ट्स पर्सन इसको वो वेयर करना जरूरी है, ठीक है। 30 है, द रूल्स ऑफ ए टेस्ट मैच इन क्रिकेट रिक्वायर एवरी क्रिकेटर टू व्हाइट ड्रेस। अब जो टेस्ट मैच होता है हर क्रिकेटर को व्हाइट ड्रेस पहनना पड़ता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है ये बाद में। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म। अच्छा अब मुझे ये बताओ, आप स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म वेयर करते हो तो क्यों वेयर करते हो, क्यों करवाते हैं आपको, कोई मुझे बताएगा? हाँ हाँ बिल्कुल सही बताया, आप लोगों में से भी कोई बताना चाहे तो। मैम ताकि सब इक्वली रहें, और ऐसे तो फिर कोई कैसे भी ड्रेस पहन के आ जाएगा इसलिए। हाँ, यूनिफॉर्म का मतलब है सब एक जैसे, जैसे अब स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा, उसका अपना स्टेटस, अपना मतलब फाइनेंशियल जो कंडीशन से अलग अलग होती है ना, कुछ पैसे वाले होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, कुछ बेचारे ऐसे हैं कि बस स्कूल आ रहे हैं उन्हें पे करना है। तो एक अच्छा रिच पैसे वाला है वो अच्छी ड्रेसेस में आएगा तो कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए दूसरे बच्चे में, है ना। वो देख ही लेगा कि इतने इसके इतने हाई फाई कपड़े, ये ब्रांड पहन रही है, वो ब्रांड पहन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जरूरी मानती हूँ कि यूनिफॉर्म होना जरूरी है ताकि सब लोग एक जैसे दिखे, कोई सुपीरियर नहीं कोई इंफीरियर नहीं, वहां स्कूल की क्लास में सब एक जैसे हैं, चाहे कितने भी अंबानी के घर से बिलोंग कर रहे हो या फिर आप पुअर फैमिली से, वहां अगर स्कूल की क्लास में हो तो आप सब इक्वल। तो यूनिफॉर्म का मतलब मैं तो यही मानती हूँ कि कोई सुपीरियरिटी ना दिखाए कि देख मैंने इतने महंगे इसके शूज पहने, नाइके के शूज पहने, तेरे पास क्या शूज है, तेरे पास ये लोकल ब्रांड पहने, पॉइंट आउट कर देते हैं बच्चे। तो यूनिफॉर्म जरूरी है, यहाँ हम लिबर्टी से नहीं जोड़ सकते इस चीज को, ये लिबर्टी के बाहर का डायमेंशन है। सो डिबेट सम क्वेश्चंस, अगर चाहो तो डिबेट कर लेते हैं, नहीं तो मैं एक बार देख लेती हूँ। इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट टू वेयर जस्टिफाइड इन ऑल केसेस और ओनली इन सम। मतलब जब जो कुछ भी आप पहनते हो वो हर केसेस में कुछ भी थोप देना, क्या वो जस्टिफाइड है?
व्हेन डज इट कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्स्टेंट ऑन फ्रीडम? फ्रीडम पे कॉन्स्टेंट कब कॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब कब होना चाहिए? आप जो कपड़े पहन रहे हो हर केसेस में आप पे थोप देना क्या ये जस्टिफाइड है, ये आप सोच के बता देना। कोई बात अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे अगर नहीं करना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, एक बार रिवर्स मतलब बैक लेके इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। Who has the authority to impose these constant? अब किसको ये अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि इस पे जो कांस्टेंट लगाए? Should religious leader be given the authority to issue decrees on dress? क्या रिलीजियस लीडर्स डिसाइड करेंगे कि हमें क्या पहनना चाहिए? क्या उनको आज़ादी देनी चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि किसी औरत को या किसी आदमी को क्या ड्रेस पहनना चाहिए? कैन द स्टेट डिसाइड? क्या कोई कंट्री या कोई रूलर डिसाइड करेगा कि क्या पहनना चाहिए? शुड द आईसीसी सेट डाउन द रूल्स ऑफ व्हाट टू वियर व्हेन प्लेइंग क्रिकेट? क्या ये आईसीसी को सेट करना चाहिए कि भाई क्रिकेट खेलते समय कौन सा ड्रेस होना चाहिए? क्या ये आईसीसी को ये सोचने का है? ये कोई बात नहीं, आप सोच के बता देना। इज द इम्पोजिशन एक्सेसिव? जो हम इम्पोज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा तो नहीं है? देखो ये फ्रीडम से रिलेटेड है इसलिए मैं इस चीज को ले रही हूँ। आप इस चीज को, आपको एक दिन का टाइम दे रही हूँ, किसी को कुछ अलग यूनिक आइडिया आता है तो अपन शेयर कर सकते हैं। जो इम्पोजिशन एक्सेसिव इम्पोजिशन है तो क्या वो सही है? डज इट डिमिनिश द मैनी वेज? क्या इसको डिमिनिश, इसको कम किया जा सकता है? पीपल हैव एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ? लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, मतलब जो भी पहने, ड्रेस पहने, यूनिफॉर्म पहने, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। What are the consequences of accepting the impositions? जो impositions हम accept करते हैं उसमें consequences उसके क्या हैं? अब जैसे बहुत छोटी सी बात है, लड़कियों को शॉर्ट ड्रेसेस का आजकल वेस्टर्नाइज हो गया है, सब कुछ वेस्टर्नाइजेशन हो गया है। शॉर्ट ड्रेसेस का बहुत, इस पे बहुत डिबेट और डिस्कशन भी चला है। जैसे कई जो मीन मेंटेलिटी के वो ये कहते हैं कि लड़कियों को शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनना चाहिए, लड़कियां कहती हैं कि हम जिसमें फ्री कंफर्टेबल फील करें वो हमें पहनने दिया जाना चाहिए। अब सोशल सर्कमस्टांसेस कैसी हैं, आपका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, इस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। हम में से बहुत लड़कियां ये चाहती हैं, जैसे मेरी खुद की डॉटर भी शॉर्ट ड्रेसेस पसंद करती है, तो मेरा फैमिली एनवायरनमेंट है तो मैं उसको परमिट कर देती हूँ, लेकिन जरूरी तो नहीं वो बाहर निकलती है तो सब उसको वैसे ही देखें। अर्पिता भाई है, ठीक है। तो बहुत मतलब ये आपने टीवी पे बहुत डिस्कशन देखे होंगे कि लड़कियां शॉर्ट ड्रेस, जो मीन मेंटेलिटी के शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, लड़के फिर इस तरीके से उनके साथ हरकतें होती है। तो लड़की शॉर्ट ड्रेस क्यों पहने, लड़के क्यों नहीं अपना बिहेवियर चेंज कर लेते, एक अपना विजन क्यों नहीं बदल लेते, लड़की को एक रिस्पेक्ट के साथ क्यों नहीं देख सकते किसी भी ड्रेस में, क्यों उनका वहां चला जाता है? तो इस पे बहुत लंबा डिस्कशन है, बहुत लंबी चीजें, ये अपन कभी डिस्कस करेंगे क्लास में। ये मैंने एक प्रोग्राम देखा भी था टीवी में, बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन हम चैप्टर से नहीं भटकेंगे, सिर्फ ये एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को सोचने को दिया जा रहा है। तो विल द सोसाइटी बिकम इक्वल इफ एवरीवन ड्रेसेस द सेम वे एज इन माओइस्ट चाइना? क्या सोसाइटी इक्वल हो जाएगी अगर जैसे माओइस्ट, जो चाइना में माओइस्ट थे, उन्होंने ड्रेस कोड डिसाइड कर दिया था, इससे सोसाइटी इक्वल हो जाएगी क्या ड्रेस पहनने से? ये सोचने का है। या विमेन बीइंग डिनाइड द पार्टिसिपेशन ऑफ इन स्पोर्ट्स इफ दे कैन नॉट वेयर क्लोथ्स दैट वुड हेल्प देम टू compete इफेक्टिवली? क्या जो औरतें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं उनको वो क्लोथ मतलब नहीं पहनने चाहिए जिससे उनको मतलब उन क्लोथ्स के पहनने से उनके इफेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? उनको क्लोथ, जैसे अब सानिया मिर्जा को नहीं पहन सकती साड़ी, सूट में नहीं खेल सकती, तो उनको इम्पोज करना चाहिए कि नहीं तुम इसी में करोगी? विल द गेम बी अफेक्टेड इफ क्रिकेटर वेयर कलर्ड क्लोथ्स? क्या गेम, अगर कलर्ड कोई भी क्रिकेटर कलर्ड क्लोथ्स पहन लेता है, गेम पे फर्क पड़ेगा क्या, कि चौके छक्के नहीं लगेंगे? ठीक है, तो ये सोचने का, ये डिस्कशन का पॉइंट है, ये आप पे छोड़ा है। पीपल शुड बी रेडी टू टॉलरेट डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड द डिफरेंट इंटरेस्ट। लोगों को हमेशा टॉलरेट, मतलब माइनर कॉज के लिए टॉलरेंस के लिए रेडी रहना चाहिए डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ को,
डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को एंड द डिफरेंट इंटरेस्ट को, सो लॉन्ग एज दे डू नॉट कॉज हार्म टू अदर्स, तब तक जब तक कि वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अब मैं तो ये कह दूं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं तो गाली दे सकता हूँ, आपने ही तो कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, मैं गाली दे सकता हूँ, मैं दे रहा हूँ किसी को, पर भाई तुम दूसरों को तो क्यों दे रहे हो, खुद को दे ले, ठीक है। तो जब तक कि हम दूसरों को हार्म नहीं कर सकते तब तक हमें उन चीजों को टॉलरेट करने के लिए राजी रहना चाहिए। मतलब अब सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू रखो, एक्सप्रेशंस रखो, डिफरेंट इंटरेस्ट रखो, पर आपके इंटरेस्ट किसी दूसरे पे भारी ना पड़ जाए, वो नहीं होना चाहिए। बट सच टॉलरेंस नीड नॉट टू बी एक्सटेंडेड टू व्यू एंड एक्शन विच मे पुट पीपल इन डेंजर और फॉर्मेंट हेट्रेड। अब ऐसी टॉलरेंस की भी जरूरत नहीं है कि जिससे कि उन व्यूज और एक्शन से लोग खतरे में पड़ जाएं। आप ऐसा भड़का दो, रिलीजियस जो लीडर्स हैं, मैं तो बोले मुझे तो असेंबल करने की भी आजादी है, मैं अपना धर्म को प्रमोट भी कर सकता हूँ, पर इस धर्म के नाम पे लोगों को उकसा के दूसरे धर्म के लोगों को हानि पहुंचाना वो तो गलत है ना। हेट, एक नफरत पैदा करना, ऐसी स्पीच देके ऐसी नफरत पैदा करना, तो वो तो गलत है, वो उसमें दूसरों का हार्म हो सकता है। आप करो अपने रिलीजन को खूब प्रमोट करो, लेकिन इतना मत भड़काओ कि दूसरे रिलीजन पे भारी पड़ जाए। जो हेट कैंपेन्स हैं, हो गया क्या टाइम, इसको एक बार यहां तक करा देती हूँ, फिर मैं कल देखूंगी। हेट कैंपेन्स कॉज सीरियस हार्म टू द फ्रीडम ऑफ अदर्स। जो हेट कैंपेन्स होते हैं, हेट कैंपेन्स बेसिकली क्या होता है, रिलीजियस ही होते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई और ये सब। तो हेट कैंपेन्स कॉज सीरियस हार्म, हेट कैंपेन से सीरियस हार्म हो सकता है और दूसरों की फ्रीडम और एक्शंस से वो सीरियस हार्म में चेंज हो सकता है, और जिसमें कि कांस्टेंट इम्पोज करना जरूरी है। हेट कैंपेन्स में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज करना जरूरी है, बट वी मस्ट मेक श्योर दैट द कांस्टेंट इम्पोज आर नॉट सो सीवियर दैट दे डिस्ट्रॉय फ्रीडम। अब कांस्टेंट हेट्रेड जो कैंपेन्स है उसमें कांस्टेंट जरूरी है, लेकिन ये श्योर होना चाहिए कि जो भी हम कांस्टेंट इम्पोज कर रहे हैं वो इतने सीवियर ना हो कि आपकी आजादी कोई डिस्ट्रॉय कर दें। आपकी जो फ्रीडम है, जो आपको फंडामेंटल राइट्स के रूप में जो फ्रीडम मिली है, उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो इतना भी इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, सीवियर नहीं होनी चाहिए, पेनल्टी हो जाए, पनिशमेंट हो जाए छोटी मोटी, पर ऐसा नहीं कि आपकी फ्रीडम कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो, वो नहीं होना चाहिए। बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं ये, समझ में पढ़ोगे तो एक बार आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट नॉट आस्क फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर दोज हु ओनली कंडक्ट हेट कैंपेन। अब हम ऐसे लोगों को जो हेट कैंपेन कर रहे हैं उनको लाइफ टाइम तो जेल में बंद नहीं कर सकते, वो तो गलत है। वो भड़काऊ भाषण से अगर उसको हम जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दें तो ये तो क्या हो गया, फ्रीडम डिस्ट्रॉय हो रही है एक तरह से उसकी। तो पनिशमेंट हो लेकिन रीजनेबल, इतना भी नहीं कि उसकी फ्रीडम में आ जाए। मे बी सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट और सम कर्टेलमेंट ऑफ देयर राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स। हाँ, ये कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन, जैसे उसके मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दो कि भाई तू इधर उधर भड़काने के लिए तू नहीं जाएगा, या उनके राइट को कर्टेल कर दो, है ना, कम कर दो कि पब्लिक मीटिंग्स को वो होल्ड ना करे जिससे कि भड़काए। या इफ दे कंटिन्यू टू कैरी ऑन दिस कैंपेन इन स्पाइट ऑफ वार्निंग, अगर इसके बाद भी, इतनी वार्निंग के बाद भी वो अपनी मीटिंग्स को कंटिन्यू रखता है, तो बाय द स्टेट टू डिजिस्ट फ्रॉम कंडक्टिंग सच कैंपेन। तो स्टेट को कोई ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे कि ये सच ऐसे कैंपेन्स रुक जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये इसको और नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी मंडे को विल डिस्कस। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम। क्लियर हो गया? नो। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम।